देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस अब हरकत में आ गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया है और उन्हें कल बुलाया है पूछताछ के लिए। मोबाइल के साथ उन्हें पूछताछ के लिए आना होगा, लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जो लोग आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। लेकिन आरक्षण पर बनाए गए अमित शाह के फेक वीडियो का मामला अब सियासी बयानबाजी से आगे निकल चुका है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 मई को दिल्ली तलब कर लिया है। दावा है कि सीएम रेड्डी ने भी फेक वीडियो शेयर किया था। इस पहले और बाद में इस मामले पर जुबानी जंग भी जमकर हुई। जो कभी हमने सोचा भी ना हो, ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एडिटेड नहीं है, डॉक्टेड है। मैं कभी ऐसा बोला ही नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है। फेक वीडियो मामले में असम से भी रितोम सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी खुद असम के सीएम ने दी। तीसरे चरण से चुनाव से पहले सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार एक्शन मोड में हैं और इसी को देखते हुए पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना में रहने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगे। ये तीसरे राउंड के रण की झलकियां हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के पीएम फेस को मुद्दा बनाया तो राहुल ने भी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी दलों के दिग्गज कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर और लातूर में रैली करेंगे। इसके बाद तेलंगाना के उस्मानाबाद और जहीराबाद में हुंकार भरेंगे। वहीं अमित शाह की गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद वो बंगाल के पूर्व बर्धमान में रैली को संबोधित करेंगे। यही नहीं, बंगाल पर सीएम योगी का भी फोकस रहेगा। आज योगी बहरामपुर, वीरभूम और आसनसोल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और विपक्ष पर बरसेंगे। तीसरे चरण के लिए कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ भिंड में हुंकार भरेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे तीसरे दौर के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए शरद पवार पर भटकती आत्मा वाला प्रहार किया, तो उधर राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। कल पीएम मोदी महाराष्ट्र के पुणे में थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार पर भी जमकर हमला बोला और उन्हें भटकती आत्मा बता दिया। कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो आत्माएं भटकती रहती। और आज से 45 साल पहले यहाँ के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की। इस वक्त साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त हलचल है। प्रियंका गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पर पीएम मोदी को घेरा है। के साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। चुनावी मैदान से प्रचार की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए उनकी बेटी अदिति प्रचार के लिए लगातार डटी हुई हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बैलगाड़ी पर वोट मांगते हुए नजर आए। आप अपनी स्क्रीन पर 2 दिलचस्प तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें यूपी की हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की हैं। पहली तस्वीर में बेटी अपनी मां के लिए प्रचार कर रही है, तो दूसरी तस्वीर में बीजेपी उम्मीदवार बैलगाड़ी पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव मां डिंपल के लिए मैदान में डटी दिखाई दे रही हैं। लोगों से मिलते जुलते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रचार प्रसार के दौरान शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए भी दिख रही हैं। मैनपुरी के विकास के लिए हमारे समाज में
समान अधिकार के लिए, सबके समान अधिकार के लिए और समान मौके के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। एक तरफ जहां बेटी मां के लिए मैदान में है, तो वहीं मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी भी प्रचार का अनोखा तरीका अपना रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ठाकुर गांव-गांव जाकर बैलगाड़ी से वोट मांग रहे हैं। आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर है, उसका ही परिणाम है कि आज मैनपुरी का तथा कथित किला जो समाजवादी अपना कहती थी, पूरी तरह ध्वस्त होने का काम जनता कर रही है। यूपी के कानपुर से एक बहुत ही अनोखा वीडियो सामने आया, जहां पर एक पिता अपनी बेटी को तलाक दिलाने के बाद बहुत ही धूमधाम के साथ विदा कर वापस अपने घर ले आया। आरोप ये लग रहा है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे। तलाक के बाद ढोल बाजे के साथ ससुराल से विदा हो रही ये उर्वी है। ससुराल के गेट पर बंध रही ये चुनरी उर्वी की शादी की है, जिसे पहनकर 2016 में वो आई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले लगातार ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिससे उसके पिता तंग आ चुके थे। 3 साल तक मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। बीच में थोड़ा बहुत बताया तो हमने उन लोगों को समझाया कि देखो ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी हम लोगों को भी दबाव बनाया। उर्वी की शादी 2016 में आशीष रंजन के साथ हुई थी, लेकिन जब बात सम्मान तक आ गई तो 28 फरवरी को दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद उर्वी के परिवार वाले कल ढोल नगाड़े के साथ उसे विदा करके घर ले गए। मुझे अब उसको उसी सम्मान से उस घर से लाना था, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना था, उसके सम्मान का ध्यान रखना था। लौटते वक्त उर्वी ने ससुराल की दीवार पर एक संदेश भी लिखा है कि आशीष तुम्हारे घर पर कभी खुशियां ना लौटे। जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि सब कुछ बेहाल नजर आ रहा है। एवलांच और साथ ही खराब मौसम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं भी टूरिस्ट के सामने भी काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, घाटी में फिर हुई बर्फबारी, बारामूला में भूस्खलन। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पहलगाम में टूरिस्ट बर्फबारी का मजा लेते नजर आए, लेकिन हैदराबाद से आई एक फैमिली फंस गई। बर्फबारी से होटल व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं और वो गर्मी की छुट्टियों में सैलानियों के आने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अप्रैल महीने की विदाई पर भारी बर्फबारी से हाईवे और सड़कें बंद हैं। बदलते मौसम के साथ दुश्वारियां भी कम नहीं हैं। भारी बारिश से श्रीनगर पानी पानी हो गया। वहीं सोनमर्ग में एवलांच से तबाही का मंजर कैमरे में कैद हुआ, तो बारामूला में जबरदस्त लैंडस्लाइड से एक आशियाना बिखर गया। हादसे में 9 साल की बच्ची सहित 7 लोग घायल हो गए। शोपिया में पिछले 48 घंटे से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। भारी बर्फबारी से घाटी में चुनाव कैंपेनिंग पर भी असर पड़ रहा है। और आइए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं, अब वो कयास कहीं ना कहीं थमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि वो यूपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। आशीष, तमाम चर्चाओं के बीच ये खबर, ये दावा कि हो सकता है राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव ना लड़े, क्या हमारे पास अपडेट है इसको लेकर? तो देखिए आशीष से हम इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये कयास थे, ये चर्चाएं बहुत तेज थी कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई आपको अमेठी से देखने को मिल सकती है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत संभव है यूपी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव ना लड़े। लेकिन इसके बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं तो स्मृति ईरानी वर्सेस किसकी लड़ाई आपको अमेठी में देखने को मिलेगी? आशीष हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है हमारे पास? क्या वाकई राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर राजी नहीं है? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, आखिरकार ये तय हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही, जिनको लेकर के कयास थे कि राहुल गांधी वायनाड के मतदान के बाद पर्चा भरेंगे अमेठी से और चुनाव लड़ेंगे, और रायबरेली जो सीट सोनिया गांधी ने छोड़ दी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अब ये कल देर शाम तय हो गया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही अब उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी, जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने
ये तर्क दिया है कि वो पूरे देश भर में कैंपेन करना चाहती हैं पार्टी के लिए, अपना पूरा दमखम पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने में लगाना चाहती है। और वहीं राहुल गांधी का ये तर्क था जब उनको ये ऑफर पीसी और कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से किया गया कि वो वायनाड के वोटर्स के साथ छल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि एक ही सीट पे कंसंट्रेट करें और आगे चल करके केरला में यूडीएफ को किसी तरह का पर उन पर सवाल ना उठे। इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस खबर को करीबन 2 महीने पहले हमने दिखाया था कि तब भी राहुल गांधी ने कीननेस नहीं दिखाई थी अमेठी से चुनाव लड़ने की, लेकिन ये इसको लेकर के बहुत स्पेकुलेशंस थे कि आखिरकार प्रियंका गांधी को राजी कर लिया जाएगा। वो भी नहीं चाहती थी चुनाव लड़ना, लेकिन अब आखिरी मोहर लग गई है। ये बिल्कुल अब फाइनली डिसाइड हो गया, दोनों ने तय कर लिया और ये कन्वे भी कर दिया है कांग्रेस नेतृत्व को कि ना ही प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और ना ही राहुल गांधी अमेठी से। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रियंका गांधी के जो ओपनिंग की बात कही जा रही थी रायबरेली से, उस पर अब चर्चाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी। गांधी परिवार ने लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से यूपी से बाहर जाने का फैसला किया है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी अखिल भारतीय चुनाव अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। सीईसी की बैठक के बाद नेतृत्व की तरफ से दोनों को ऑफर दिया गया था, लेकिन अब सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो वायनाड से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये तो कहीं ना कहीं देखिए चर्चा जहां चलती है कि अखिलेश यादव जो है वो तो कन्नौज से लड़ ही रहे हैं। अगर 3 बड़े चेहरे विपक्ष की तरफ से यूपी में दिखाई देंगे तो एक अच्छा नैरेटिव सेट होगा। इन सब चर्चाओं के बीच आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या सबसे बड़ी वजह, और ये कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है? ये कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कंसिडर्ड डिसीजन होगा। बाहर से देख करके जरूर लगता है कि अगर ये दोनों नेता लड़ते चुनाव में तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता। बहरहाल अभी की बड़ी खबर ये है जो हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया है, बहुत दिनों से इसको लेकर के कयास लग रहे थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और राहुल गांधी वायनाड के मतदान के बाद अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि अब दोनों ने ही नेतृत्व को यह कन्वे कर दिया है कि ना तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी भी सिर्फ वायनाड पे कंसंट्रेट कर रहेंगे, वहीं उसको छोड़ करके वो अमेठी से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको ये औपचारिक तौर पर ऑफर सीईसी की जो परसों बैठक हुई थी उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से दिया गया था। दोनों को राहुल गांधी ने जरूर कहा था पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दफा कि उनको जो नेतृत्व की तरफ से कहा जाएगा वो करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। राहुल गांधी अमेठी से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी चाहती है, उन्होंने अपनी तरफ से तर्क दिया है कि वो पूरे पैन इंडिया प्रचार में कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है ताकि कांग्रेस को जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता सके उस पर वो कॉन्सेंट्रेट कर सके। 1 से लेकर 3 तक नॉमिनेशन की तारीख है, 3 तारीख तक माफ कीजिएगा नॉमिनेशन वहां पर भरा जा सकता है। इस दौरान भी मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार रैलियां लगी हुई है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों ने कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया है कि अमेठी और रायबरेली दोनों से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक्सटेंडेड गांधी फैमिली की बात करूं तो अब एकमात्र गांधी फैमिली के सदस्य लेट संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ही अब सुल्तानपुर से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेंगी। गांधी परिवार की पूरी अगर मैं बात करूं तो अदरवाइज अब एक तरह से गांधी परिवार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गया। लेकिन आशीष, अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि 3 दिन बाकी हैं सिर्फ और उसके बाद तो नॉमिनेशन फाइल करना ही है। अगर राहुल गांधी नहीं तो अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस कौन हो सकता है? क्या कोई चेहरा है कांग्रेस के पास? लार्जली ऐसा लगता है, सोर्सेज ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि आज 2 नामों को लेकर के फैसला हो जाएगा। संभव है कि आज ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए और मुझे ये संकेत दिए गए हैं कि जो 2 कॉन्टेस्टेंट्स होंगे वो उत्तर प्रदेश के ही राजनीतिक परिवार से होंगे जो लंबे समय से कांग्रेस को वहां पर या तो असेंबली में या फिर लोकल स्तर पर रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो कम से कम ये तय है कि उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस अपने 2 नेताओं को चुनेगी जो अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे और रायबरेली से कांग्रेस अपने दूसरे कैंडिडेट को फील्ड करेगी। नाम किसका होगा अभी ये गांधी फैमिली पर भी छोड़ा गया है कि वो भी एक बार डिस्कस करके नेतृत्व को नाम प्रपोज करे, लेकिन इस बात के पूरे संकेत हैं कि संभव है कि आज ही ये 2 नाम तय हो जाएं और ये 2 नाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पुराने जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उन्हीं में से चुने जाएंगे। आशीष, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ऐसा बड़ा दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने नया सियासी भूचाल ला दिया। अब इसके बाद कर्नाटक में एनडीए बैकफुट पर है। बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों के बाद
कांग्रेस अब सीधे पीएम से जवाब मांग रही है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। कर्नाटक टेप स्कैंडल को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस अश्लील वीडियो कांड में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता और बेटा घिर गए हैं। टेप में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो हैं। दावा है कि वीडियो पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के हैं। वीडियो को सबूत बताते हुए आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाली 2 महिलाएं हैं जो रेवन्ना के घर में नौकरी करती थी। आरोपी प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और जेडीएस ने उन्हें इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां दूसरे दौर में वोटिंग भी हो चुकी है। दावा है कि आरोपी रेवन्ना अभी देश से बाहर है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी आरोपी प्रज्वल के चाचा हैं, जिनके मुताबिक जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया है। आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें प्रज्वल को पार्टी से निष्कासित करने के फैसले पर आखिरी मुहर लगेगी। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು। ನಾಳೆ ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನಾನೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಅವರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನ್ನೆನೇ ಆಗಿದೆ ತೀರ್ಮಾನ। ಆದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಆತರ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के संसदीय क्षेत्र हासन में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। वोटिंग से 2 दिन पहले आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो लोगों के बीच पहुंचने लगे। वोटिंग खत्म होते ही प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने का दावा किया जाने लगा। आरोप लगाने वाली महिला का दावा है कि वो रेवन्ना के घर पिछले 4 साल से काम कर रही थी और 4 साल से उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। पीड़ित महिला की बेटी का वीडियो कॉल से शोषण किया गया। उसकी बेटी ने आरोपी का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था। आरोप गंभीर हैं। आरोपी सांसद का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में आरोपी के पिता, जो कि विधायक हैं और इस केस में सह आरोपी भी अपना पक्ष रखने की जगह सफाई देते फिर रहे हैं। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದವ್ರು ಯಾವ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅವರು ತಡೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आरोपी की पार्टी जेडीएस का गठबंधन बीजेपी के साथ है और माहौल चुनावी है। लिहाजा बीजेपी और जेडीएस पर कांग्रेस का चौतरफा हमला जारी है। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की मांग पर जांच के लिए SIT बना दी गई है, लेकिन आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। लिहाजा सियासत चरम पर है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? ये प्रज्वल रेवन्ना है, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के। हजारों ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये हर तबके की महिला का यौन शोषण कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। वो महिलाएं इनके घर पर काम करती थी, कोई पार्टी की कार्यकर्ता है, कोई जिला पंचायत सदस्य। 63 साल की वृद्ध महिला को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इनके हजारों वीडियो पेन ड्राइव में बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और नड्डा को अवगत कराया और उसके बाद भी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री इसके प्रचार प्रसार में पहुंचे, इसकी पीठ ठोक रहे, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी की? सीएम ने उसी दिन SIT गठित करी। SIT गठित होते ही ये आदमी चुपचाप देश से भाग जाता है छोड़कर। तो पता नहीं उसने अपना वोट भी दिया कि नहीं दिया। SIT गठित होते ही ये यूरोप भाग जाता है। क्या इसमें मोदी जी का हाथ नहीं है? क्या बीजेपी का संरक्षण नहीं है? ऐसे ही आदमी भाग गया। माहौल चुनावी है और नेहा हत्याकांड में कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर है। लिहाजा प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले को सियासी बनाने में कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है।
हुबली में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कर्नाटका में इनकी ताईदी पार्टी का एक उम्मीदवार है, उसका नाम शायद क्या है, प्रज्वल रेवन्ना कुछ नाम है उसका, जेडीएस पार्टी का है। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो। एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। अब आप बताइए उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। देखिए, ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश है इतनी बड़ी घटना पे। एक नहीं, हजारों वीडियो। यानी चुनावी माहौल में प्रज्वल रेवन्ना का टेप स्कैंडल न सिर्फ जेडीएस पर बल्कि बीजेपी के लिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहां बाकी बची 14 सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग होनी है। और अमित शाह का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू आज एबीपी न्यूज पर देखिएगा। सिर्फ 11 घंटे और 15 मिनट यहां पर बचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया। ऐसे में इंडिया अलायंस, राहुल, प्रियंका, ममता, जम्मू कश्मीर, डीप फेक समेत 2024 के सभी चुनावी मुद्दों पर शाह ने खुलकर अपनी बात रखी। और ऐसे में दिबाग ने अमित शाह से बेबाकी से हर वो सवाल पूछे जो आज जनता के मन में है। रात 8 बजे हम आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे और यकीन मानिए आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आप बीजेपी से जानना चाहते हैं। तो 11 घंटे 15 मिनट बाकी है एबीपी न्यूज पर अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। और ऐसे में आरक्षण के सवाल पर अमित शाह बोलते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने आरक्षण से छेड़छाड़ की, धर्म के आधार पर आरक्षण को हम नहीं मानते, ये तमाम बातें खुद प्रधानमंत्री हालांकि कह चुके हैं कि अगर अम्बेडकर भी आ जाए तो वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या ये जो मैसेजिंग है इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ इन कैंडिडेट्स के बयानों की वजह से? हमारे पास पूर्ण बहुमत और संविधान बदलने के लिए बहुमत 10 साल से हमने पूर्ण बहुमत का धारा 370 को समाप्त करने में उपयोग किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में उपयोग किया। रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने, हम धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं मानते हैं, एक गैर संवैधानिक है और कांग्रेस ने एक गैर संवैधानिक कृत्य किया। और इसी विस्फोटक इंटरव्यू में अमित शाह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ का जिक्र है। कांग्रेस कह रही है कि पर्सनल लॉ को तवज्जो देंगे। आपने जो ये कहा कि ये शरिया पर चलेंगे, ये शरिया कैसे आया? कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ को तवज्जो देंगे। पर्सनल लॉ कौन सा है देश में? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो तो डरते हैं इसलिए कहते नहीं है कि हम यूसीसी नहीं लाएंगे। हम यूसीसी लेकर आए उत्तराखंड में, इसलिए कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ रिस्टोर करेंगे। ये शरिया ही तो है, और क्या है? एबीपी न्यूज के साथ इस खास इंटरव्यू में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों का समर्थन कर रही हैं। जो बड़ा चुनाव हो रहा है और बहुत ही करीब से देखा जा रहा है चुनाव, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। वहाँ आप मुस्कुरा रहे हैं, संदेशखाली की बात है,
शिक्षक भर्ती घोटाले की बात है, ये कितने बड़े मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। सरहदी राज्य में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। शरणार्थी आए हैं, इनको नागरिकता मिले, इसमें ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि घुसपैठियों की उनकी वोट बैंक नाराज होती है। और इसी इंटरव्यू में डीप फेक वीडियो पर भी अमित शाह बोलते हुए नजर आए हैं, अपना बयान देते नजर आए। डीप फेक वीडियो पर एबीपी न्यूज से अमित शाह बोले हैं, विपक्ष फंसेगा तो एजेंसी पर आरोप लगाएगा। हमने यहाँ देखा कि आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप आरक्षण के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर चिंता है आपको? पार्टी की पॉलिसी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई गेन कर लेगा, एक कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। अब एक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन फेस करें। अब कहेंगे कि हम पर एजेंसियां छोड़ दी, अब एक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़ दी है। अब इनके मुख्यमंत्री को कोई समन किया है, मैंने आज यहाँ आसाम में किसी पत्रकार ने मुझे बताया। तो कल फिर रोना धोना प्रियंका जी का चालू होगा।